हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं आप सभी को मेरा YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर बयान के मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को आज जो क्लास 12 में हैं उन सभी को फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लास 12 का चैप्टर 3 है उसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं, जिसमें ये वन शॉट होने वाला है। आप सभी को इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। काफी मजा आने वाला है और मजा लेके पढ़िए, क्योंकि आप सभी को ये जो वीडियो है अपनी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ताकि आपको जो है ना आसानी से समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को 1 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाला है, जो 1 मार्क्स है उसका। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है एंड इट्स एसआई यूनिट, और इसका एसआई यूनिट क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा एक कहीं पर बिंदु बना लीजिए। बिंदु बना लीजिए, इसका नाम हो गया सर्टेन पॉइंट, और इसका नाम रख दिए सर्टेन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कहीं पर इन्फिनाइट में कंडक्टर को रख दीजिए, ये है इन्फिनाइट में रख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ कोई ना कोई चार्ज होगा। अब एक चार्ज को उठा के इस पॉइंट तक लाते हैं। अब इस पॉइंट तक लाने में जितनी भी काम हुआ, वर्क डन हुआ, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपको हिंदी में बताया, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू सर्टेन पॉइंट। इन्फिनाइट से सर्टेन पॉइंट को चार्ज को उठा के ला रहे हैं, ठीक है। पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को v से दर्शाते हैं, और यहाँ जो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जिसमें w क्या है तो इसमें वर्क डन है, और q जो है इसमें चार्ज है, ठीक है। और इसका जो उसके बाद पूछा है एसआई यूनिट, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और जिसको v से दर्शाते हैं। और जिस डिवाइस से मापते हैं हम लोग ऐसा इसका, उसको मापने का जो है उसको वोल्ट मीटर बोला जाता है, वोल्ट मीटर। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। 1 मार्क्स का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए आप सभी को एक कंडक्टर बना लेना है छोटा सा, और यहाँ पर ही चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पास करते हैं तो एक उल्टा साइड से एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जब करंट इधर से जा रहा होता है और इधर से रोकने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस में भी डिफाइंड एज द ऑपोजिट फोर्स, इधर से लगा रहा है ऑपोजिट तरफ से, तो ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर में व्हाइल करंट इज फ्लो, जब करंट बह रहा होगा, फ्लो इज कॉल्ड, यहाँ पर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन करते हैं। तो एक्सप्रेशन करने के लिए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब रेजिस्टेंस जितना लंबा होगा उसका उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब हुआ कि जितना लंबा रेजिस्टेंस, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा में बोलता है जितना रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए क्या है, एरिया है, ठीक है, एरिया इसमें। और इसमें L जो है लेंथ है, वायर का जो कंडक्टर है वायर का उसका लेंथ है, और इसमें एरिया है, ए जो है इसमें एरिया है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होगा। इसमें बोल रहा है कि ये वाला चौड़ाई जितनी बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो यहां से हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट क्या पाते हैं, इधर देखिए क्या पाते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और जब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो इसमें एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी S जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, इसका नाम देते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस का इक्वेशन, R इज इक्वल टू रजिस्टिविटी L बाय A। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है। इसके लिए काम करो, यहाँ पर ये कंडक्टर बना दो, और कंडक्टर बना दो, कंडक्टर से समझो। मान के चलिए अगर कंडक्टर का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर,
और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। इसमें या फिर इसमें ये हो सकता है कि वन लेंथ 1 मीटर होगा और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग रजिस्टिविटी बोल सकते हैं। या तो 1 सेंटीमीटर लेना है या फिर 1 मीटर ले लेना है, दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर। जो लेंथ है इसका वायर का वो कितना है 1 सेंटीमीटर, एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी होता है। तो इसमें 3 फॉर्मूला है जिसे नोट करने की जरूरत है, तो इसमें नोट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको दर्शाते हैं I से, तो I इज इक्वल टू होता है Q/T, और जो Q क्या होता है इसमें चार्ज होता है और T जो होता है इसमें टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला लिखना है करंट डेंसिटी का, जिसको हम लोग J से दर्शाते हैं, और J इज इक्वल टू होता है I/A। I क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, और जो A होता है वो क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें लिख देते हैं, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, ये जो कंडक्टर होगा ना उसका, या फिर उसको वायर बोल सकते हैं। और लास्ट फॉर्मूला तीसरा नंबर लिखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो -e/m होता है, या फिर इसको एक फॉर्मूला ये भी होता है Vd = L/T। क्या लिख सकते हैं L/T को भी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Vd = L/T। तो ये कुछ 3 फॉर्मूला है जिसे नोट करने की काफी जरूरत है, इसलिए इसको नोट कर लेना है। और आगे चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोबिलिटी। आखिर ये मोबिलिटी क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो मोबिलिटी जो होता है इसका ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द मोबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को म्यू से दर्शाते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू Vd मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इसका SI यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर अपॉन VS होता है, और VS क्या होता है इसमें वोल्ट सेकेंड होता है, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, व्हाई वी यूज वोल्ट मीटर इनसाइड द पोटेंशियोमीटर। हम लोग वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर के जगह में वोल्ट मीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको बोल रहा है। क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या कि आप लोग देखे होंगे वोल्ट मीटर जो होता है वो काफी छोटा होता है और ये पॉकेट साइज का होता है, और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कहीं और ले आ जा सकते हैं, ठीक है। ले गए वहां फिर ले आए, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। पॉकेट साइज होता था, आराम से डाल के ले गए। उसके बाद पोटेंशियोमीटर बोल रहा है, पोटेंशियोमीटर काहे नहीं इस्तेमाल करते, काहे कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बड़का होता है, एकदम लार्ज होता है, सो इट नॉट इजी टू कैरिंग हियर एंड देयर, ठीक है। इसको हम लोग कहीं ले आ जा नहीं सकते हैं, ठीक है, आसानी से उसको आसानी से ले सकते हैं, कहीं पॉकेट में डाले और लेके चल दिए। और जो पोटेंशियोमीटर होता है थोड़ा सा इतना बड़ा होता है डैशबोर्ड जैसा, उसको क्या कर सकते हैं यहाँ से वहां नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये 2019 में पूछा गया था सवाल है, ठीक है। जो क्या बोल रहा है, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, एंड स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड, और 2 फैक्टर बताना है जो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इंटरनल, सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है इसको जानिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, द रेजिस्टेंस दैट अ सेल ऑफर्स टू फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन। ऐसा रेजिस्टेंस जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन और करंट को बहने के लिए रास्ता देता है या फिर उसको पास करता है, तो उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है इसका 2 फैक्टर देख लीजिए। 2 फैक्टर क्या है, पहला तो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, अगर 2 इलेक्ट्रोड्स रहेगा इलेक्ट्रोड तो उसके बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और दूसरा है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कि इसमें टेम्परेचर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो टोटली खत्म हो चुका है, जो 6 क्वेश्चन था। बाकी आपको 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑन अ कंडक्टर ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या
रिलेशन है उसको आपको प्रूव करके बताना। तो सबसे पहले इसके लिए कंडक्टर बना लेते हैं और इस कंडक्टर को में जो लेंथ है इसका मान के चलिए इसका लेंथ जो है L है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें गिवन लिखना है। क्या गिवन लिखना है, गिवन में क्या लिखेंगे, तो इसमें गिवन में लिखना है कंसीडर अ वायर, या फिर इसको कंडक्टर भी लिख सकते हैं, कंसीडर अ वायर हैविंग लेंथ, इसका जो लेंथ है वो क्या है L है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो A है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो चढ़ा है इसका, ठीक है। और इसमें अगर कंडक्टर का वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या फिर वायर, इसमें कंडक्टर लिख देते हैं, ठीक है। कंडक्टर क्या हो जाएगा L हो जाएगा, क्यों, इसको और इसको क्या करते हैं गुना कर देंगे, इसका वॉल्यूम, कंडक्टर का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, आप देखते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या क्या हो जाएगा Ne होगा। तो इसमें बोला इतना सा, तो इसमें पूछेगा कि ये जो कंडक्टर है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसको बताइए। तो इसमें क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन अ कंडक्टर, इसको हम लोग दर्शाएंगे Q से। तो Q इज इक्वल टू जितना भी हो सबको गुना कर दो, गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा Ne, और इसके आगे जो है, इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे में कुछ नहीं लगा, तो गुना कर दिए, जितना था उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। अब इसके आगे में देखते हैं, अब एक चीज हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग V0, इसमें लिखेंगे V0, क्या जानते हैं, V0 हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट जिसको I से दर्शाते हैं, और I इज इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। अब Q/T हो गया तो Q/T लिखे इसमें। अब देखते हैं एक चीज इसमें ध्यान देना है कि Q हम लोग क्या निकाल चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टर, तो Q निकाल चुके हैं। तो I इज इक्वल टू यहाँ बैठा देना है, I इज इक्वल टू Q की जगह में क्या बैठाना है, LANE बाय नीचे T है तो T बैठा दिए, ठीक है। अब एक चीज हम आपको बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, फर्स्ट में ही बताए थे कि फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है L/T होता है, तो L/T पुट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा L/T की जगह में VD पुट कर देते हैं। अब VD जैसे पुट किए तो यहाँ बचा कौन, ANE। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो यही जो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, ठीक है। ये था, इतने आसान से आपको बता दिए, काफी मुश्किल नहीं होगी, आसानी लगा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए और आगे देखिए, आपको आगे इसी तरीके से बताते रहेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, देखते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इसमें डिड्यूस एक्सप्रेशन ओम्स लॉ बोला गया है, ओम्स लॉ को एक्सप्रेस करना है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। तो ओम्स लॉ के लिए आपको एक डिफिनेशन बताते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसमें बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कहना चाह रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि जो करंट है, रेट ऑफ करंट, वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होगा। तो जब इसमें प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे तो एक आएगा कांस्टेंट जिसका नाम है R, और यहाँ पर I है तो I उधर जाएगा, तो इसमें क्या है, R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट है तो R को क्या बोलते हैं, इसमें नाम क्या है इसका, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया इसका दिस इज ओम्स लॉ,
और इसका ग्राफ बनाना बोला तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस बनाते हैं और एक बनाते हैं यहाँ पर ये ओ केंद्र हो गया, इसमें एक्स एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक यहाँ पर ये वी लगाएंगे। ठीक है, और वी लगाएंगे और नीचे होता है इसका आई। जैसे जैसे इसका वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका करंट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। अगर ये 2 वोल्ट लिए और करंट आ रहा है 4 एम्पियर, तो इसका जो है वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे उतना इसका करंट बढ़ेगा। तो इसका जो होगा लाइन जो होगा वो लिनियरली होगा, लिनियरली होगा। ठीक है, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। जितना करंट को बढ़ाएंगे उतना इसका जितना वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना इसका करंट बढ़ेगा। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बढ़ाएंगे तो इसको फर्क पड़ेगा। इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस सीधा करंट को जो आई है ये भी बढ़ेगा और जब इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना सा आपको ध्यान देना है। देखते हैं 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म को डिफाइन करना है। चार्ज कैरियर एंड कंडक्टर, कोई चार्ज कैरियर जो कैरियर को होगा उसमें कोई चार्ज भरल होगा, उसको क्या करना है, उस टर्म उसको डिफाइन करना है। एंड एक्सप्रेशन ऑन कंडक्टर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताना है। ठीक है, इसका रिलेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिए, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इधर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, टकरा रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तब ये क्या करता है, ये जो है यहाँ से शिफ्ट होकर लाइन हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट होकर एक लाइन में हो जाता है। तो यही शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। स्मॉल वेलोसिटी हुआ छोटा सा, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं। तो इसको एक कहानी समझिए। जैसे मान के चलिए कहीं पर एक आर्मी कैंप है, ठीक है, और उसमें फौजी लोग क्या होता है कि वहाँ कहीं पे बैठा रहता है। जब इसमें एक्सटर्नल आते हैं यहाँ पर ही, तो क्या करते हैं, जो फौजी लोग होते हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो उसी को जो शिफ्ट हुए खड़ा हुए जाके, तो उसी जो स्मॉल वेलोसिटी हुआ खिसका हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। इसको ध्यान में देना, इसको बस समझाने के लिए था। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रूव करना है कि कंडक्टर में कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। तो किसी मान के चलिए यहाँ पर कंडक्टर ले लिए, ठीक है, बना लिए हैं पहले से, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बस नाम दे दिए। यहाँ पर एक इसका जो लेंथ है वो L है, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ, जो कंडक्टर का जो लेंथ है वो क्या है, L है। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें लिखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू A है। तो इसमें देखेंगे कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसे निकलेगा, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या करो, गुना कर दो, तो यहाँ निकल जाएगा AL। तो इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, AL होता है। इसके बाद हम इधर लिख देते हैं, इधर से देख के बता रहे हैं। ठीक है, अब तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना भरा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें लगाए तो यहाँ हो जाएगा Ne। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं अगर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टर लिख देना। ठीक है, हम इतना ही लिख दे रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो AL हो जाएगा और Ne हो जाएगा। तो इसमें AL और Ne लिख दिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाय T होता है। और इसमें हम लोग Q निकाल चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह हम क्या पुट करना है, इधर I का I लिख दीजिए, और Q की जगह हम पुट करना है AL Ne बटे में T हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक चीज हम लोग पढ़े थे शुरुआती में, VD इज इक्वल टू होता है L बाय T। तो L के जगह में हम लोग पुट कर देते हैं VD, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, L के जगह हम पुट करते हैं तो A होगा, इसमें VD होगा और इसमें होगा Ne बच जाएगा। ठीक है, तो इसको सजा के ऐसे लिखेंगे कुछ, I इज इक्वल टू NeAVD।
तो ये है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ ये हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर देना है। इसका जो है ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इसका ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चन है अगर पिछले ही बार पूछा गया था तो इसको स्किप नहीं करना, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चन थे आपको बता दिए हैं। उसके बाद बस उतना ही सा क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा 3 मार्क्स में और क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसी को 3 मार्क्स में बना के दे सकता है। उसके लिए आपको 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 5 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, इसमें काफ़ी है इतना, ठीक है। इसमें 5 मार्क्स का पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि स्टेट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ को बताना फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले इसमें बताना है कि किरचॉफ्स लॉ क्या होता है और किरचॉफ्स लॉ से प्रूव करना है किसको, बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज को, कंडीशन जो है उसको भी प्रूव करना है, उसको बताना है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है किरचॉफ्स लॉ के बारे में बताते हैं कि किरचॉफ्स लॉ होता क्या है। किरचॉफ्स लॉ मेनली 2 तरह का होता है, वो पहला जो होता है वो करंट लॉ होता है, दूसरा जो होता है वो लूप लॉ होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको समझाएंगे कि करंट लॉ क्या होता है, या फिर इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। करंट लॉ को ही क्या बोलेंगे, जंक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक फिगर समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक जंक्शन बनाए और इधर से ला रहे हैं, यहाँ से करंट ला रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर I1 करंट आता है और इधर से जो है I2 करंट चल जाता है, और इधर से जब करंट एक I3 को आता है और इधर से करंट जो है I4 चल जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जंक्शन में जो करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा हमेशा। इधर से तो इसमें बोल रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट ऑफ जंक्शन का जो भी करंट होगा सम होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं हम लोग करंट लो या फिर बोलते हैं जंक्शन लो बोला जाता है। तो इसका में कैसे हो जाएगा, तो I1 जो करंट आ रहा है प्लस में हो जाएगा, और इधर देखिए इधर करंट कौन आ रहा है, I3 आ रहा है, तो इसको प्लस कर दीजिए, और माइनस कौन कौन जा रहा है, तो I2 जा रहा है, इधर से I2 गया और इधर I4 गया। तो जितने भी करंट हो गया वो करंट आया और गया, उन टोटली जो जंक्शन बना इन करंटों का तो उसका बराबर हो जाएगा 0। तो इसी में यही तो बोला गया कि द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट ऑफ जंक्शन इज 0 इज कॉल्ड करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि लूप लॉ क्या होता है। लूप लॉ को समझने के लिए आपको इसके लिए भी एक फिगर बनाना होगा। जैसे एक लूप बनाते हैं, एक लूप बना दिए, यहाँ से किसी तरह इस तरह से लूप बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और यहाँ पर एक लगा देते हैं बैटरी, माइनस तरफ जुड़ गया, प्लस माइनस तरफ जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये लूप बना रहे, ठीक है। अब लूप बनाए तो अब एक करंट लगाएंगे, इधर से माइनस वाला लगेगा, इधर प्लस वाला लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक लूप बनाते हैं जिसका लूप का नाम देते थे ए, और इसका नाम बी, और इसका सी, और इसका डी। इसमें बोल रहा है कि ये लूप में अगर ये चक्कर घूरेंगे तो पूरा घूर जाएंगे, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे लूप में वो 0 के बराबर होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसको दर्शाया जाता है, V से दर्शाते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और I की जगह में यहाँ क्या है, I की जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी। अब बैटरी क्या है, E है, तो ER हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंगे EMF, इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं R2, और इसको मान लेते हैं E3, और इसको मान लेते हैं R3, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेके E1 को जोड़ेंगे, ठीक है, काहे कि प्लस में है और ये प्लस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, तो E हो जाएगा E1 R1, और इसमें जब इसमें माइनस तरफ जाए तो माइनस हो जाएगा E2 माइनस हो जाएगा, और R2 जो है कहाँ जुड़ा हुआ है, तो R2 जो है वो प्लस में है, प्लस में जुड़ा हुआ है तो प्लस लिख देंगे E2 R2, ठीक है। उसके बाद इस आगे जाएंगे तो ये जो है E3 भी माइनस में है तो E3 माइनस जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस जुड़ जाएगा इसमें E3 R3, या हो गया 3, और इन टोटल अलजेब्रिक सम इसका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यही था इसका लूप लॉ, या फिर बोल सकते हैं इसको वोल्टेज लॉ। इतना सा आपको समझा पाएंगे होंगे। उसके बाद आपको देखना है कि ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है उसको निकालना है किरचॉफ्स लॉ के मदद से, ठीक है। तो आगे देखते हैं किरचॉफ्स लॉ को
मदद से हम लोग निकालते हैं वेट स्टोन ब्रिज। ठीक है, उससे आगे जो दिया है कि बैलेंस ऑफ वेट स्टोन ब्रिज को हमको इसका कंडीशन फाइंड करना है। ठीक है, इसका कंडीशन फाइंड करने के लिए आपको वेट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल को समझना होगा। तो वेट स्टोन ब्रिज जो होता है टोटली ये किरचॉफ लॉ पे काम करता है और इसकी मदद से, किरचॉफ लॉ की मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस को। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको इसमें जो है R1 जो है और R3 और जो R दिख रहा है बीच में, ये सब नॉन रेजिस्टेंस है। यहाँ देख पा रहे हैं नॉन रेजिस्टेंस है और जो इसमें R2 है और R4 इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस है, हमको इसी को फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे फाइंड करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लीजिएगा लूप। हम इसको ये जो है अननोन रेजिस्टेंस को लूप लॉ की मदद से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको लूप में आ जाना है, इसमें लूप में जाना है तो A B C A में जाना है। तो सबसे पहले कहाँ बोले, लूप A B और ये C और A में जाना है। तो ABC में जाएंगे तो इसमें जो होगा निकालेंगे और इसमें जा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ जा रहे हैं तो I1 जो होगा ये प्लस में रहेगा और जो नीचे दिख रहा है ये तो दोनों माइनस में रहेगा, ये दोनों प्लस में रहेगा। तो सबसे पहले ले लेंगे इसको और इसको। तो इस लूप में जा रहे हैं तो इस लूप में गए हैं तो जो I1 होगा, I1 R1 ये प्लस में होगा और बीच में जब यहाँ घूम रहे हैं यहाँ लूप में तो बीच में टकरा रहा है यहाँ पर ये R, एक R टकरा रहा है जिसका जो है इसमें लिखे हैं करंट भी है IG और RG। ठीक है, तो इसमें है IG और RG है और IG और RG क्या है इसको समझिए। IG जो है वो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है और जो RG है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का करंट है और ये जो है RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस, इसको ध्यान देना है। शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये प्लस में हो जाएगा। अब जब नीचे चल जाते हैं इसमें I2 में तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लिखे I2 और इसमें हो जाएगा R2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तभी बताया था लूप लॉ में कि अगर किसी लूप में चलते हैं तो वो किसके बराबर, जितने भी जोड़ हो गए या घटा हो गए उन सभी का जोड़ते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ 0 के बराबर आया तो IG का मान हमेशा इसमें 0, IG जो है और RG ये 0 रहेगा। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं I1 R1 और ये हो जाएगा IG का मान 0 है और ये जो है माइनस में है, अगर इसको प्लस करना है तो इसको 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा I2 R2। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और अब चल जाते हैं लूप दूसरा में। लूप दूसरा में जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा C B D C में जाएंगे। तो लूप जा रहे हैं इसमें C B D में, C B D और इसमें C में जाते हैं तो इसको इधर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लेते हैं, सबसे पहले इधर घूम रहे हैं, यहाँ से घूमते हैं, यहाँ से घूमेंगे तो सबसे पहले ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मिला IG, यहाँ मिला IG RG। ठीक है, और इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस घूमे यहाँ गए तो यहाँ गए I3 R3। ठीक है, और जब इसे नीचे चल जा रहा है तो नीचे जा रही है तो ये माइनस में हो जाएगा I4 R4। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0। तो इसमें अभी बोले कि IG का जो मान होता है वो 0 होता है तो इसको कर देना है 0 और बचा ये और ये माइनस में है, इसको प्लस करना है तो 0 को उस पार ले जाएंगे। तो इसमें बचा I3 R3 और ये हो जाएगा I4 और R4। इस तरीके से ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब एक चीज ध्यान देना है, जितना भी यहाँ से करंट जा रहा है यहाँ पर ही करंट, यहाँ पर ही करंट, यहाँ पर ही करंट, यहाँ पर ही करंट टोटली सेम होगा। इसमें पता है कि I1 जो होगा वो बराबर होगा I2 के, बराबर होगा I3 के और बराबर होगा I4 का। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब लेते हैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मिलता है हमको वी गेट क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा I1 R1 और आगे जो इक्वेशन 1 में लिए हैं I2 R2 लिख दिए। अब नीचे में जो है उसी को लिख देंगे, नीचे में I3 है और यहाँ पर R3 है और नीचे में इसका है I4 और R4। तो यहाँ पर अभी बताएं कि I1 जो है I2 के बराबर है और I2 बराबर I3 के, I3 बराबर R4 के, सभी को आपस में बराबर है। इसमें तो कर दो बराबर, तो I1 की जगह में I3 लिख सकते हैं। तो I1 की जगह में I3 लिखे, यहाँ पर R1 हो जाएगा, I3 की जगह में I3 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं I2 की जगह में R4 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही R2 हो जाएगा, यहाँ पर ही R4 रहेगा। लेकिन सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा।
और यहाँ पर बचता है क्या R1, और यहाँ पर R3, और यहाँ पर बचा R2, और यहाँ पर R4। तो ये जो कंडीशन है यही है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, ये फाइंड होता है। अब इस वेट स्टोन ब्रिज, ठीक है, अब इसकी मदद से हम लोग क्या 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 निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते, वही ना बोला था, यहाँ पर ये R2 निकाल सकते हैं और R4 निकाल सकते हैं, इसी की मदद से निकाल देना है, ठीक है। ये था वेट स्टोन ब्रिज, खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो 5 मार्क्स का होने वाला है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इस बार जो 2026 है उसमें आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आ सकता है क्योंकि ये 2-3 बार नहीं आया है, इस बार भी नहीं आया था। उम्मीद है कि अगले बार आ जाए, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो इसको लिखने में, ठीक है। आराम से देखिए, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आंख से आंख मिला के देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। तो स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है उसको बताना है। और डिस्क्राइब ब्रीफली with the help of a circuit diagram how this device used to compare EMF of cell, और एक डायग्राम से बताना है कि 2 सेल के बीच में EMF को कंपेयर करना है, इसको भी आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज जो होता है, हम लोग वोल्टेज को मापने का काम करता है, जहां पर करंट जो होता है IG में 0 होता है, करंट IG गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, करंट 0 होता है, ठीक है। अब इसका जो बोला है कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल इस तरह है कि इट इज स्टेट दैट कांस्टेंट करंट पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, द करंट फ्रॉम थ्रू द वायर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम लोग वायर में, जब पोटेंशियोमीटर के वायर में क्या करते हैं, करंट को भेजते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली, तो जो वायर में होता है वो करंट वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कांस्टेंट करंट भेजते हैं तो उम्मीद है कि कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए इसमें इस तरीके से इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद आगे बोला है कि सर्किट डायग्राम की मदद से बताइए कि ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में कंपेयर करके, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम कुछ इस तरीके से है। आप डायग्राम में बता देते हैं क्या क्या कौन कौन है उसको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ले लिए हैं एक बैटरी, जो बैटरी है जो V है, ठीक है, इसको V है, इसे भी बोलते वोल्ट, वोल्ट लिए हैं, E लिए हैं, ठीक है, जो V है इसको मान लेते हैं V, ठीक है। और ये है बैटरी, एक प्रकार की बैटरी, ठीक है। और इसमें ले लिया एक एम्पियर, और ये है रियोस्टेंट, और रियोस्टेंट के बाद यहाँ जो है पॉइंट लगा दिए, जो की है के से दर्शा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक A से B तक एक वायर को जोड़ दिए हैं, और इसमें एक स्केल लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों सेल को, इन सेल नहीं, ये EMF है E1 और E2 EMF है, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है, और इसके बाद एक इसमें लगाएंगे हम लोग जोकी लगाएंगे, और एक बार इसके साथ जोड़ के 2 के साथ जोड़ के देखेंगे, उसके बाद 3 को 1 के साथ जोड़ के देखेंगे क्या क्या निकलता है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए फॉर्मूला जो है, इसका इक्वेशन क्या निकला था पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर का एक इक्वेशन होता है, तो पोटेंशियोमीटर का क्या इक्वेशन था, V इज इक्वल टू के एल था, लेंथ था, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, इसका लेंथ, ठीक है। तो इसमें ये एक फॉर्मूला था इसका, या फिर इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन इसी की मदद से अभी निकालेंगे हम लोग इसका दोनों बीच के ईएमएफ। तो अगर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2-1 को जोड़ते हैं, ठीक है। आप 2-1 को जोड़ते हैं तो इसमें एक जोकी लगल है, अब जोकी लगल है तो मान के चलिए 2-1 को जोड़ते हैं, तो इसका जो IG का मान जो है, इसका धसताते इस जो है जोकी को यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक लाके छोड़ दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी का मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है V के जगह में क्या रखना है, V के जगह में हम लोग रख देते हैं EMF, E जो रखते हैं, क्योंकि यहाँ से करंट थोड़ी जा रहा है, करंट तो यहाँ से बह रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट थोड़ी जा रहा है, ठीक है। तो इसको रखते हैं E रख देते हैं, तो E जो है E रख दिया यहाँ पर, E1 इज इक्वल टू के जगह के लिख देंगे, और जब जोकी को यहाँ से
जब यहाँ से गया गैल्वेनोमीटर में दिखाया कि नल पॉइंट जो है यहाँ तक आ रहा है, L1 तक आ रहा है यहाँ तक, तो ये नल पॉइंट यहाँ तक दिखाया, ठीक है। जब 2 1 को जोड़े, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, निकल गया L1, तो इसकी मदद से इसको मान के चलते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब और क्या करेंगे, फिर से 3 को 1 के साथ जोड़ेंगे। अब 3 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो अब ये जो कि जो है मान के चलिए यहाँ आके रुक गया, इसका नल पॉइंट जो है एज इज इक्वल टू 0 यहाँ आके रुका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को क्या बोल सकते हैं, L2 बोल सकते हैं, ठीक है। L2 बोल दिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, A2 इज इक्वल टू के L2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, वी गेट मिलता है E1 बाय E2 और इधर बराबर है के L1 बटे में के L2। अब यहाँ से के कट जाएगा तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है। E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2, यहाँ पर ही निकल गया इक्वेशन। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, सुना लिख देना है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आया, अब क्या करते हैं, अब इसी को तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए इसको, इस फिगर को देखिए और यहाँ देखिए, ठीक है। एक साथ मत देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिख दिए हैं कि इसी को पूरा टोटली लिख दिए हैं कि द सर्किट डायग्राम फॉर द कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल, 2 सेल के लिए ये सर्किट डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। और सो एंड फिगर दिख रहा होगा आपको। इट कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ AB फ्रॉम द टर्मिनल A, और पोटेंशियो ये कंसिस्ट है पोटेंशियोमीटर AB पोटेंशियोमीटर जो है ये AB जो है वो कंसिस्ट है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और जो टर्मिनल है, द टर्मिनल ए टर्मिनल है, देयर आर 2 सेल हैविंग, ए टर्मिनल में हम लोग क्या कर दिए हैं, 2 सेल को हम लोग जोड़ दिए हैं, हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2 which give null point at distance L1, और ये null point कहाँ दे रहा है, डिस्टेंस L1 में दे रहा है, और एक दे रहा है L2 और यहाँ दे रहा है L2 रिस्पेक्ट व्हेन कनेक्ट टू सर्किट। जब इसको हम क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्ट करते हैं, यहाँ से 2 1 के साथ कनेक्ट किए और 3 1 के साथ कनेक्ट किए, तो यहाँ इस प्रकार ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा और समझने, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और देखिएगा अच्छे तरीके से इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा और ध्यान से अपने दिमाग में उठा लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है देखते हैं, इसमें जो है पहला नंबर में है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर में है डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग कंडक्टर। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है तो उसमें रिलैक्सेशन ऑफ टाइम क्या होता है, इसको पूछ रहा था। उसके लिए एक चीज समझिए, यहाँ पर ही एक बना देते हैं कंडक्टर और इसमें हम लोग लगा देते हैं, इसमें हो गया इसका लेंथ हो गया, इसमें हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन में जब बाहर से हम लोग करंट देते हैं, आई देते हैं, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है। तो उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितना भी एवरेज टाइम लगता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, द एवरेज टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, जाने में ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन जब करंट यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। करंट नहीं देंगे तो ड्रिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से आदि करंट, ठीक है, यहाँ से ड्रिफ्ट हुआ तो इस ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर अंडर, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फ्लुएंस मतलब जब इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक जब करंट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अंदर, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। और वही जो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितना भी ड्रिफ्ट होने में समय लगता है, एवरेज टाइम लगता है, उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। एक चीज ध्यान दिए होंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी
वी डी, जिसको हम लोग वी डी दर्शाते हैं, और वी डी इज इक्वल क्या होता है माइनस ई ई टॉ बाय एम। और ये जो उल्टा जे जैसा दिख रहा है इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना है उसको भगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टॉ बाय एम हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये चल जाएगा इधर, वी डी एम हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ई ई, और इसको बोलते हैं टॉ, और इसको बोलते हैं टॉ इज इक्वल टू वी डी एम बाय ई हो जाएगा, ये माइनस में। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम का इक्वेशन। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बोला है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी, इसमें बोल रहा है रेजिस्टिविटी डिराइव करना है। ठीक है, और डिराइव कैसे करेंगे, एक कंडक्टर में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। इसके लिए एक रिलेशन याद रखना होगा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वी नो, इसमें भी लिखे वी नो, दूसरे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वी नो करंट, वी नो रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमको पता है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या था, I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हमको निकालना है रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी को दर्शाते हैं एस जैसा से। ठीक है, एस जैसा दर्शाते हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, वीडी के जगह में हम लोग ये पुट कर सकते हैं, यहाँ पर अभी लिख दिए थे वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, बराबर लिख देते हैं, वीडी इज इक्वल टू माइनस ई टॉ बाय एम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह में वीडी की जगह में माइनस ई टॉ एम लिख दो, तो माइनस एन ई ए, वीडी की जगह में इसको पुट कर देते हैं पूरा माइनस ई टॉ बाय एम लगा दिए। ठीक है, तो इसमें एम लगा दिए। एक चीज हम लोग को पता होना चाहिए, जो ई होता है यहाँ से निकाल देते हैं इसको बाहर, ई, और ई इज इक्वल होता है वी बाय एल होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना है, ई इज इक्वल टू वी बाय एल, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन ई, और आगे देखा जाए तो इसमें ई के जगह में क्या पुट किए हैं उसको, तो बचा ई वाला, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचा ई, और ये बचा टॉ, और ये जो है बटे में बचा है एम, और इसके जगह में लिखना है वी बाय एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी को इधर ले लाएंगे और ये आई को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एल बाय वी, और ये हो जाएगा, जब इसको करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा एन ई ए ई टॉ बाय एम आई हो जाएगा, और जैसे एम आई हो जाएगा। अब क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है, रजिस्टिविटी एस इज इक्वल टू भी बटे में एल होता है, तो भी बटे में एल कैसे लाएंगे, तो भी बटे में एल जो होगा इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, तो भी बटे में एल हो जाएगा, ये पलटेगा तो यहाँ एम आई हो जाएगा, बटे में एन ई ए ई टॉ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी ये इसके लिए भी बटे में एल क्या बताया अभी, ये लिख देना है, तो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई बटे में एन ई ए ई, और यहाँ हो जाएगा टॉ। तो यही है ये रजिस्टिविटी का इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर रजिस्टिविटी। जहां तक इक्वेशन तो हो गया, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, जिसमें ई और ई जो गुना होगा यहाँ पर ई स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें ई स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी ई स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी ई स्क्वायर हो जाएगा, इतना छूट गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करिए, और ये जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उसको भी एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाए और अच्छे तरीके से पढ़े। और देखिए, ये वीडियो जो है बहुत मेहनत बनाते हैं, तो इसको जो है थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ताकि अगला फिर दूसरे चैप्टर के वीडियो मिल सके। जो ये चैप्टर था क्लास 12 का वो खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही सा इसमें क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, काहे कि आप लोग भी तो क्वेश्चन देख के थोड़ा माइंड खराब होता होगा, लगता होगा क्या करें। तो जो जो लगता है कि एग्जाम में आ सकता है वही आपको बताए हैं, बाकी आप जो है आगे देखिए, और आगे जो है उम्मीद करिए कि ऐसा वीडियो और आपको मिले। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर बाय एन के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।